एक कॉफ़ी हाउस चेन जिसने टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया यूज़ किया है कि उनका 30% रेवेन्यू सिर्फ उनके मोबाइल ऐप से आता है। इनका बिजनेस मॉडल इतना बढ़िया है कि इन्होंने कभी एडवर्टीजमेंट पर $1 भी नहीं खर्च किया। वहीं इनके कॉम्पिटिटर्स अपने रेवेन्यू का 20% खर्च करते हैं। फिर भी आज ये कॉफ़ी हाउस कंपनी $125 बिलियन के ह्यूज वैल्यूएशन पर खड़ी है। ये कंपनी 1981 में शुरू हुई थी और आज 40 साल बाद इनके दुनिया भर की 84 कंट्रीज़ में 33,833 आउटलेट्स हैं, जिसमें से 15,433 यूएस में और 218 इंडिया में, एंड पाकिस्तान में एक भी नहीं। हे गाइस, अगेन दिस इज बॉय के, और आज मैं बात कर रहा हूँ स्टारबक्स की, जिसके ओनर मिस्टर हावर्ड शल्ट्ज एक टाइम पर गरीबी की वजह से अपना ब्लड बेच कर सर्वाइव कर रहे थे, मगर आज उनकी नेटवर्थ $3.8 बिलियन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टारबक्स की अनबीटेबल बिजनेस स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसने स्टारबक्स को अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया है। मगर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्टारबक्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। ईयर 1971 में सिएटल में 3 दोस्तों ने एक शॉप खोली हाई क्वालिटी पीनट्स और कॉफ़ी बीन्स बेचने के लिए। उनका प्राइस तो प्रीमियम था, मगर उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी प्रीमियम थी, जिस वजह से उनका बिजनेस कुछ ही हफ्तों में प्रॉफिटेबल हो गया। और अपने बढ़ते हुए बिजनेस को और एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए उन्होंने हावर्ड शल्ट्ज को हायर किया एज अ मार्केटिंग मैनेजर। अपनी जॉब के ही दौरान ईयर 1976 के आसपास हावर्ड इटली गए हुए थे। वहाँ उन्होंने नोटिस किया कि ऐसे बहुत सारे कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ लोग अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ आकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इनफैक्ट वैसे रेस्टोरेंट्स बिजनेस प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं अपने कलीग्स और एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशंस करने के लिए। इटली से वापस आकर उन्होंने ऐसा ही बिजनेस यूएसए में स्टार्ट करने के लिए अपने तीनों बॉसेस को सजेस्ट किया, मगर जैसे हर रिवोल्यूशनरी आइडिया को दुनिया पहले इनकार करती है, वैसे ही हावर्ड के बॉसेस ने कॉफ़ी हाउस रेस्टोरेंट्स के आइडिया को यूजलेस बताकर अपने कोर बिजनेस कॉफ़ी बीन्स बेचने पर ही फोकस करने को कहा। मगर हावर्ड को अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था और उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और खुद का कॉफ़ी रेस्टोरेंट स्टार्ट किया। हावर्ड ने अगले 5 साल में अपने कॉफ़ी रेस्टोरेंट्स के 10 नए आउटलेट्स खोल दिए, मगर दूसरी तरफ हावर्ड के पुराने तीनों बॉसेस का बिजनेस लॉस में जाने लगा, जिस पर उन्होंने हावर्ड को उनका बिजनेस $28 करोड़ में खरीदने की रिक्वेस्ट की। अब क्योंकि हावर्ड उस बिजनेस में पहले भी काम कर चुके थे और इंटरेस्टेड भी थे, तो उन्होंने वो बिजनेस खरीदने का डिसीजन लिया। मगर उनके पास इतने फंड्स नहीं थे, तो फंड्स के लिए वो यहाँ वहाँ भटकने लगे और अप्रॉक्स 250 इन्वेस्टर्स के पास गए। तब जाकर 1986 में वो अपनी पुरानी कंपनी को एक्वायर कर पाए। तो ये थी स्टारबक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके स्टारबक्स की बिजनेस स्ट्रेटजी समझते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टारबक्स की एम्बियंस मार्केटिंग। स्टारबक्स ने हमेशा से ही लोगों की साइकोलॉजी को ट्रिगर किया है अपने फ़ायदे के लिए। जब भी आप उनके स्टोर्स विजिट करेंगे, वहाँ पर आप एक प्लेजेंट और सूदिंग एनवायरनमेंट पाएंगे। बैकग्राउंड में एक लो पिच्ड और लो साउंड की म्यूज़िक चलती रहेगी। अब इससे होता यह है कि स्टारबक्स में उस टाइम जितने भी कस्टमर्स होते हैं, उन सब का माइंड रिलैक्स्ड हो जाता है, जिस वजह से वो वहाँ कुछ और देर बैठना पसंद करते हैं। एंड अल्टीमेटली जितनी देर भी कोई कस्टमर स्टारबक्स में बैठेगा, वो उतने ज़्यादा आइटम्स ऑर्डर करेगा। स्टारबक्स का काउंटर बिल्कुल ऑप्टिमम हाइट 5 फीट पर होता है और इस पर एक ग्लास बॉक्स में बिल्कुल साफ़ सुथरे और शाइनिंग बीन्स रखे होते हैं। स्टारबक्स कॉफ़ी बनाने का पूरा प्रोसेस वहीं काउंटर के पीछे और कस्टमर की आंखों के सामने करता है। एक्चुअली स्टारबक्स अपने कस्टमर्स को उस प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहता है। उनका कस्टमर सामने उन कॉफ़ी बीन्स और अरोमा, वहाँ की बीन्स की फ्रेग्रेंस में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि वो एक्सपीरियंस उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, और अगर वो फ्यूचर में दोबारा कभी स्टारबक्स आता है तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियसली इस एक्सपीरियंस को दोबारा टेस्ट करने के लिए आएगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टारबक्स की दूसरी बिजनेस स्ट्रैटेजी, राइटिंग फॉल्स नेम ऑफ देयर कस्टमर्स ऑन द कप। स्टारबक्स अपने कस्टमर्स के कप्स पर उनका गलत नाम लिखता है। एक्चुअली जब स्टारबक्स ने स्टार्टिंग में नाम लिखना स्टार्ट किया, तब ये करेक्ट स्पेलिंग लिखते थे और उस टाइम पर ये यूनिक भी था, मगर धीरे धीरे ये चीज़ भी कॉमन हो गई। फिर जाकर उन्होंने गलत नाम लिखना स्टार्ट किया और देखते ही देखते ये इस डिकेड का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केटिंग स्टंट बन गया। लोगों ने इस फॉल्स स्पेलिंग के कॉन्सेप्ट को बहुत इंजॉय किया और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके ऑलमोस्ट 90% कस्टमर्स ने अपने कॉफ़ी कप्स की फ़ोटो सोशल मीडिया पर ज़रूर पोस्ट की होगी। इस वजह से फ्री में उनकी बहुत मार्केटिंग हुई। अब इस स्ट्रैटेजी को टॉक ऑफ अ टाउन भी बोलते हैं कि आपका कस्टमर खुद ही हर जगह आपके प्रोडक्ट की बात करे और आपका प्रमोटर बन जाए। अब हमारा तीसरा पॉइंट है स्टारबक्स की एफिशिएंट सप्लाई चेन। स्टारबक्स अपने शुरुआती दिनों में सारा रॉ मटेरियल हर इंडिविजुअल स्टोर पर अलग अलग पहुंचाता था, तो इसमें उनकी मैन पावर बहुत लगती थी। इनफैक्ट कई बार डिलीवर करते टाइम
बीन्स लेट पहुंचते थे या ख़राब हो जाते थे और हार्वर्ड शल्स को अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी भी कीमत पर प्रीमियम चाहिए थी। तो उन्होंने सप्लाई चेन को रीस्ट्रक्चर किया और रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक लोकल सेंट्रलाइज नेटवर्क बनाया। मीन्स जहाँ कहीं भी उनके आउटलेट्स हैं, अब रॉ मटेरियल वहाँ स्टॉक नहीं किया जाएगा, बल्कि रॉ मटेरियल रखने के लिए अलग से एक्सक्लूसिवली स्टोर्स बनाए जिनका काम सिर्फ रॉ मटेरियल को स्टोर करना और नज़दीकी आउटलेट्स में टाइम टू टाइम डिलीवर करना होगा। और गाइस, आज के टाइम पर इन स्टोर्स में प्रॉपर अरेंजमेंट्स हैं ताकि रॉ मटेरियल्स कभी ख़राब ना हो। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। एक कॉफ़ी हाउस कंपनी टेक्नोलॉजी को इतनी एफिशिएंटली यूटिलाइज करेगी, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। 21st सेंचुरी में जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी की मदद नहीं लेगी तो ऑलमोस्ट 100% चांसेस हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। नोकिया भी इसीलिए फेल हुआ क्योंकि उसने अपने मजबूत हार्डवेयर फीचर फ़ोन पर हमेशा से रिलाई किया, मगर आज टेक्नोलॉजी हार्डवेयर की नहीं थी बल्कि सॉफ्टवेयर की हो गई थी। तो स्टारबक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जिसमें उनकी सारी इन्वेंट्री आउटलेट्स में कितना रॉ मटेरियल बचा है, किस आउटलेट में कौन से ड्रिंक, डिज़र्ट या फूड सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, उनके एम्प्लॉयज़ की सारी डिटेल्स और भी कई छोटी बड़ी डिटेल्स अवेलेबल हैं। इससे न केवल उनकी मैन पावर बची बल्कि प्रोसेस में भी स्मूथनेस आई। और इनके ऐप पर इनका कस्टमर अपने टेस्ट के हिसाब से ड्रिंक भी कस्टम रेडी करवा सकता है। इससे इनके कस्टमर्स में पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग की भी फीलिंग आती है। और स्टारबक्स का प्लेज है कि वो अपनी कंपनी में मैक्सिमम आइटम्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखेंगे और अपने वेस्ट को न केवल रिसाइकिल करवाएंगे बल्कि खुद भी रिसाइकल कप्स और प्लेट्स भी यूज़ करते हैं। अब इनके इस डिसीजन से हमारे यहाँ साउथ एशिया में तो नहीं, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पब्लिसिटी मिली इन्हें। अब पांचवी चीज़ जिस पर स्टारबक्स ने हमेशा से ध्यान दिया वो है इनके एम्प्लॉयज़। हार्वर्ड जानते थे कि वो खुद कितनी भी मेहनत कर लें, मगर एट लास्ट उनके एम्प्लॉयज़ ही उनके कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक हफ्ते का ट्रेनिंग कोर्स बनाया जिसमें टोटल 24 आवर्स की क्लासेस होती हैं, जिसमें उन्हें कॉफ़ी बनाने से लेकर कस्टमर से कैसे बात करनी है, कैसे वेलकम करना है, किस तरह से एफिशिएंसी काम करना है कि कस्टमर को बिना वेट किए मिनिमम टाइम में ही उसका ऑर्डर मिल जाए, ये सब सिखाया जाता है। और टाटा की तरह स्टारबक्स अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल भी रखता है। उनके लिए टाइम टू टाइम वेकेशंस करवाता है, फ्री में उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है। इनफैक्ट उनका 1 साल का एम्प्लॉय वेलफेयर का बजट उनके 1 साल के बीन बजट से भी ज़्यादा होता है। तो ये थी स्टारबक्स की कुछ बिजनेस टैक्टिक्स। इसके अलावा भी स्टारबक्स ने कई इनोवेटिव तरीके अपनाए, जैसे उनका लॉयल्टी कार्ड। जैसे बाकी कंपनीज कूपन वगैरह की स्कीम चलाती हैं, इनका लॉयल्टी कार्ड भी एक तरीके का कूपन ही होता है, बट एज़ कम्पेयर टू लॉयल्टी कार्ड कूपन बोलने में थोड़ा सा चीप लगता है। और गाइज, आज की डेट में स्टारबक्स में कॉफ़ी पीना एक स्टेटस बन गया है। तो ये थी मिस्टर शल्स की कुछ अमेजिंग स्ट्रैटेजीज जिसने स्टारबक्स को इतना बड़ा बनाया। मगर कोई भी ब्रांड जब इतना बड़ा बनता है तो उस पर कई एलिगेशंस भी लगते हैं, कंट्रोवर्सीज भी होती हैं। स्टारबक्स पर सबसे ज़्यादा रेसिज्म के एलिगेशंस लगते रहे हैं। यह 1994 में स्टारबक्स ने अपने 2 एम्प्लॉयज़ को उनकी रेस की वजह से फायर कर दिया था, और 2008 में अफ्रीकन अमेरिकन स्टारबक्स इंजीनियर ने कंपनी पर डिस्क्रिमिनेशन का केस किया जब उसके सुपरवाइज़र ने उस पर एंटी ब्लैक कमेंट्स किए। हालांकि स्टारबक्स ने उसके अगले ही साल 2009 में $1,20,000 का कॉम्पनसेशन देकर उस केस को क्लोज किया। मगर ऐसे और भी कई एलिगेशंस देखने को मिले हैं 2014, 2018, 2019, 20, 21 में, मतलब हर साल स्टारबक्स पे रेसिज्म का कोई ना कोई केस ज़रूर लग जाता है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या जिस भी ब्रांड पर केस स्टडी चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।